हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, स्टेप अप एकेडमी इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज़ और इसके अंतर्गत आपको हम लोग क्लास 11th क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सारे पढ़ाने वाले हैं। मतलब नीट का कंप्लीट कोर्स हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। पहला चैप्टर क्लास 12th का यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, राइट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो हमारा न्यू कोर्स है, बेसिकली नई जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 11th में आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर पढ़ा होगा, इसके अलावा प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा। वो दोनों चैप्टर्स बेटा इस चैप्टर का बेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें प्लांट किंगडम से, कुछ चीज़ें मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट से भी यहाँ पर कैरी ओवर होकर आएंगी, जिनको मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, राइट। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए। सो देख सकते हैं आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात हो रही है बेटा और फ्लावरिंग प्लांट्स की जब बात हो रही है, तो जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, राइट। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, जो मेन सेक्सुअल स्ट्रक्चर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है इनके अंदर, दैट इज़ फ्लावर। वो क्या है? फ्लावर। इसका फोटो आपके सामने है यहाँ पर, राइट। तो फ्लावर में अगर आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी में बना हुआ ये फोटो है, ठीक। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, यू कैन सी एंथर, यू कैन सी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। इसके अलावा सेपल और पेटल भी दिख रहा है, सेपल और पेटल भी दिख रहा है। तो देखो सेपल और पेटल, ठीक है। अब वापस से याद करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर, थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ पर हमने पढ़ी हुई थी। तो देखिए सेपल और पेटल देख सकते हैं यहाँ वापस से फिगर में। तो सेपल ये नीचे की तरफ ग्रीन कलर्ड जनरली होता है, पेटल कलरफुल होता है, ठीक है। तो जो सेपल्स का बेटा ग्रुप है वो बनाता है एक फ्लावर में 4 हर्ल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें में से एक हर्ल बनाता है ये, जिसे कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स इज द हर्ल, जो कि किसके ग्रुप से बनता है? सेपल के ग्रुप से, ठीक है। ये जनरली कैसा होता है? ग्रीन होता है। वहीं पेटल का जो ग्रुप है बेटा वो एक हर्ल बनाता है जिसे कहते हैं क्या? कोरोला। दैट इज कॉल्ड एज कोरोला, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ हर्ल एंड बोथ ऑफ दीज आर एसेसरी हर्ल्स। दोनों ही कैलिक्स और कोरोला क्या है? एसेसरी हर्ल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर में 2 हर्ल्स और भी हैं बेटा, एक है एंड्रोशियम और दूसरा है गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब देखिए एंड्रोशियम जो हर्ल है दैट इज मेड अप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जो एंड्रोशियम हर्ल है इसकी यूनिट, जैसे हम कह सकते हैं कि सर जो कैलिक्स हर्ल है इसकी यूनिट कौन है? सेपल है। कोरोला जो हर्ल है इसकी यूनिट कौन है? पेटल है। सिमिलरली एंड्रोशियम जो हर्ल है और गाइनोशियम जो हर्ल है, और ये दोनों दीज आर द रिप्रोडक्टिव हर्ल्स, ठीक है। तो एंड्रोशियम हर्ल की जो यूनिट है बेटा वो कौन है? दे आर द स्टेमेन। कौन है ये? स्टेमेन। एक स्टेमेन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली गाइनोशियम की जो यूनिट है दैट इज पिस्टिल, ठीक। गाइनोशियम की जो यूनिट है दैट इज पिस्टिल, राइट। एक पिस्टिल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो स्टेमेन और पिस्टिल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पल, ठीक है। इसको कार्पल भी कहते हैं, पिस्टिल या कार्पल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा
स्पेलिंग अंग्रेजी गाइनोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम हर्ल की यूनिट्स हैं स्टेमिन, गाइनोशियम हर्ल की यूनिट है पिस्टिल या कार्पल। और ये दोनों जो हर्ल्स हैं बेटा, ये दोनों रिप्रोडक्टिव हर्ल्स हैं। ये दोनों कौन से हर्ल्स हैं? रिप्रोडक्टिव हर्ल्स के हर्ल्स हैं। अब देखो, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की। सबसे पहली चीज है यहाँ पर फ्लावर। फ्लावर ही जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है बेसिकली, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसके अंदर। और फ्लावर के अंदर 4 हर्ल्स पाए जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि सेपल, पेटल, और सेपल्स का जो से बनकर बनने वाला जो हर्ल है दैट इज कैलिक्स, पेटल से बनने वाला जो हर्ल है कोरोला, स्टेमन से बनने वाला जो हर्ल है वो एंड्रोशियम, और पिस्टिल या कार्पल से बनने वाला जो हर्ल है वो है गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी होल्स हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दोनों रिप्रोडक्टिव होल्स हैं, और यही वो हैं बेटा जिनके अंदर हम जाएंगे, जिनके स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे बढ़ने से पहले, इन स्ट्रक्चर्स के डिटेल में जाने से पहले, तो बेसिकली हमें स्टेमेन और पिस्टिल या कार्पल के स्ट्रक्चर के डिटेल में जाना है। ठीक है, उनमें जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को। ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। देखो, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और वहां पर आपको स्पोरोफिटिक, गेमेटोफिटिक, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक, उस पर सोने पे सुहागा ये कि एनसीईआरटी में जो 11th क्लास है उसका जो 3rd चैप्टर है प्लांट किंगडम, वहाँ से जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की जो साइकिल्स बनी हुई थी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जो साइकिल्स बनी हुई थी, उनको अब डिलीट कर दिया गया है। किन कारणों से डिलीट किया है एनटीए ही जानता है, या जो भी कोर्स को भैया डिज़ाइन कर रहा है वही जानता है। ठीक, ऐसे काम वो अक्सर करते रहते हैं। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा एक बार फिर से एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को। राइट, तो एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल बेटा थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या दिखाई देता है। एंजियोस्पर्म के नाम पे जैसे बाहर निकलते हैं तो नीम का पेड़ दिख रहा है, आम का पेड़ दिख रहा है, गुड़हल का पेड़ दिख रहा है। ठीक है, ये जो पेड़ हम देख रहे हैं, यानी ये जो प्लांट हम देख रहे हैं, ये जो प्लांट देख रहे हैं, ठीक, ये पूरा का पूरा प्लांट बेटा कैसा है? डिप्लॉइड है। यानी इस प्लांट के अंदर हर एक सेल को जब हम देखेंगे तो हर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा बेटा, उस न्यूक्लियस में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। राइट, देयर विल बी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, तो डिप्लॉइड है प्लांट जो है, कंप्लीट क्या है? डिप्लॉइड है। इस प्लांट में जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है बेसिकली जिससे हम लोग कंसर्न्ड है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज फ्लावर। तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लावर। राइट, फ्लावर। तो पूरा फ्लावर कैसा सर? दिस इज ऑल्सो 2n। हाउएवर जब हम इसके डिटेल में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या चीजें हैप्लॉइड है, क्या चीजें डिप्लॉइड है। अभी फिलहाल के लिए जैसे हमने चारों स्ट्रक्चर इससे पहले पढ़े कि फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब कुछ क्या है बेटा? डिप्लॉइड है। ऑल द स्ट्रक्चर्स आर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, साथ ही साथ बेटा एक और वर्ड यहां पर यूज करते हैं हम लोग, और वो है स्पोरोफाइट। अभी समझ में आ जाएगा इसको स्पोरोफाइट क्यों कह रहे हैं। तो जो प्लांट बॉडी है, अगर पूछें कि द प्लांट बॉडी इन एंजियोस्पर्म्स इज स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक, तो आप बोलेंगे क्या? स्पोरोफिटिक। द प्लांट बॉडी इन एंजियोस्पर्म्स इज स्पोरोफिटिक। ठीक है, फ्लावर इज इटसेल्फ आल्सो अ स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, दिस इज आल्सो स्पोरोफिटिक। तो जहां जहां 2n वो सब कुछ क्या है? स्पोरोफिटिक है। अब देखो फ्लावर में जैसा भी मैंने आपको बताया कि 2 हिस्से हो जाएंगे। तो फ्लावर में सर हमारे पास है स्टेमिन और हमारे पास है सर पिस्टिल। तो स्टेमिन क्या सर? 2n। पिस्टिल भी क्या? 2n। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। ठीक है, स्टेमिन और पिस्टिल। अब सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेमिन को हम बोल सकते हैं, और बोल नहीं सकते, बोलेंगे ही, माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। वहीं पिस्टिल को, पिस्टिल
द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल, राइट, दिस इज द मेगा स्पोरोफिल, स्टेमेन एंड पिस्टिल, ठीक, माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेन, मेगास्पोरोफिल, पिस्टिल, ठीक बेटा। अब देखिए स्टेमेन और पिस्टिल के आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तब देख लेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिलहाल के लिए जो स्टेमेन है बेटा और जो पिस्टिल है, इसके अंदर, इनके अंदर अभी के लिए मान कर चलना, ठीक है, जब मैं कह रहा हूं तो मान के चलना, बाकी अभी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कहां पर है। स्टेमेन के अंदर डिप्लॉयड सेल्स का ग्रुप होता है, बहुत सारी डिप्लॉयड सेल्स भरी हुई होती हैं और उन डिप्लॉयड सेल्स को कहते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। एक काम करते हैं, एक स्टेप थोड़ा पीछे रह गए हम लोग, ठीक है, एक मिनट सुनिए। स्टेमेन जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं, इसके अंदर गड्ढे होते हैं, ठीक, स्पेस होते हैं, सिलिंड्रिकल स्पेसेस होते हैं, जिनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। हाँ अब ज्यादा ठीक रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर सर कैसा है? ये भी सर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से सर पिस्टिल के अंदर या मेगास्पोरोफिल के अंदर अगेन स्पेसेस होंगे, ठीक, और उनको हम कहेंगे मेगास्पोरेंजिया, 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 या फिर एक और नाम देते हैं सर इसको ओव्यूल। क्या? ओव्यूल, ध्यान देना बेटा, ठीक है। इसको मैं आपको लाइफ साइकिल ध्यान देने के लिए, डिप्लॉयड हैप्लॉयड समझाने के लिए, गेमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक समझाने के लिए बता रहा हूं। ये आपको क्लास 11th में प्लांट किंगडम में ही पढ़ लेना था, लेकिन सर 11th में तो पढ़ाई की नहीं, तो यहां पढ़ लीजिए, ठीक है। तो स्टेमेन को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, पिस्टिल को बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। स्टेमेन के अंदर गड्ढे होंगे सर, उन्हें बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और सर पिस्टिल के अंदर भी गड्ढा होगा, उसे क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया विल हैव मेनी सेल्स। माइक्रोस्पोरेंजिया में सर बहुत ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी और वो भी डिप्लॉयड सेल्स होंगी, और उन्हें मैं बोलूंगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। 2n डिप्लॉयड सेल्स, बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स। सिमिलरली द मेगास्पोरेंजिया, right, the megasporangia, the ovule will also have many megaspore mother cell। ये भी सर कैसी हैं? डिप्लॉयड। कैसे हैं? डिप्लॉयड। These are also what? डिप्लॉयड। ठीक भाई, लाइफ साइकिल समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ लो। पूरा चैप्टर याद कर लोगे, फिर स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड हैप्लॉयड पता नहीं रहेगा, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड। अब इनमें होगा मियोसिस। इनमें क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, मतलब सर, मतलब आसान भाषा में क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या अगर 2n है सर, तो मियोसिस के बाद कितनी रह जाएगी? n। मियोसिस के बाद कितनी रह जाएगी? n। तो सर माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी क्या होगा? मियोसिस। और मेगास्पोर मदर सेल में भी क्या होगा? मियोसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस होने से बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। इसी प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से क्या बनेगा बेटा? मेगास्पोर। सिंगल सेल्स हैं ये, ठीक है, दीज आर सिंगल सेल्स। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस कंप्लीट होने पर 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं बेटा, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सर।
क्लास 11th में जब मियोसिस पढ़ा था हमने, तो हम जानते थे कि सर जब एक सेल में मियोसिस कंप्लीट होती है तो अल्टीमेटली 4 सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और चारों हैप्लॉइड होती हैं। ये माइक्रोस्पोर सर कैसा होगा? हैप्लॉइड। मेगास्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड। यहाँ पर कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4। ठीक है, से मेगास्पोर मदर सेल से भी 4 मेगास्पोर बनेंगे। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेगास्पोर भले बनते 4 हों, लेकिन बाद में फंक्शनल मेगास्पोर एक ही रह जाता है, 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक। फंक्शनल नॉन फंक्शनल वो सब बात की बात है, अभी तो हमें सिर्फ लाइफ साइकिल से मतलब है सर। ठीक, कहाँ अंदर क्या क्या कहानी चल रही है वो सब आगे की बातें हैं, वो हम देखेंगे। अब सर देखिए, माइक्रोस्पोर जो ये बन गया है ये कैसा है? हैप्लॉइड। और मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड। सर ये जो हैप्लॉइडी है ये है गेमेटोफिटिक स्टेज। ये क्या है? गेमेटोफिटिक स्टेज। देखो एक बात सुनो, इसका नाम क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। ये किसके अंदर बन रहा है सर? ये बन रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और ये मेगास्पोर किसके अंदर बन रहा है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है सर, माइक्रोस्पोरेंजिया किस पे है? स्टेमेन में। मेगास्पोरेंजिया किस में है? पिस्टिल में। तो स्टेमेन किस में है? फ्लावर में। पिस्टिल किस में है? फ्लावर में। फ्लावर किस में है? प्लांट में। और प्लांट को मैंने क्या बोला था सर? स्पोरोफाइट है। मतलब कि प्लांट क्या करेगा? स्पोर बियर करेगा। प्लांट क्या करेगा? स्पोर बियर करेगा। देखिए अल्टीमेटली प्लांट क्या कर रहा है? स्पोर बियर कर रहा है। तो सिंस दिस इज ए स्पोर बियरिंग स्टेज, देयरफॉर इसे क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पोर बियर कर रहा है इसलिए क्या है? ये स्पोर बियर, ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर बियर कर रहा है तो ये क्या है? स्पोरोफिटिक स्टेज है बेटा। दीज आर ऑल द स्पोरोफिटिक स्टेजेस, ये सब स्पोरोफिटिक हैं। ठीक है, अब ये खुद, ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया ये खुद आगे गैमेट बियर करेगा, इसलिए ये क्या है? गैमेटोफिटिक स्टेजेस हैं। ये क्या है? गैमेटोफिटिक स्टेजेस हैं। ठीक, ओके। अब बेटा इन माइक्रोस्पोर्स में और मेगास्पोर्स में फर्दर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी, इसमें भी माइटोसिस होगी। ठीक है, और इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होकर बनेगा मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्या बनेगा? मैच्योर पॉलन ग्रेन। सिमिलरली जो मेगास्पोर है इसमें माइटोसिस होकर बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी एन, मैच्योर एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी एन। सर ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मैच्योर, एक है मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन है मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, और एम्ब्रियो सैक है मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट और मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक। अब ये मैच्योर हो गए सर, तो जाहिर सी बात इनको क्या बियर करना चाहिए? इनको बियर करना चाहिए गैमेट्स। ठीक है, दे विल बियर गैमेट्स। ठीक है, तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होगा? एग सेल। क्या प्रेजेंट होगा? एग सेल। क्या सर यही एकमात्र सेल होगी? नहीं, आगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो और भी सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। सिमिलरली मैच्योर पॉलन ग्रेन में क्या होगा? 2 मेल गैमेट होंगे। क्या सर सिर्फ यही सेल्स होंगी? नहीं, और भी सेल्स होंगी, वो आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमें जो चाहिए था वो मिल गया सर, हमें मिल गए गैमेट्स। हमें क्या मिल गए? गैमेट्स। हमें मिल गए गैमेट्स। ठीक, तो मेल गैमेट मिल गया, फीमेल गैमेट मिल गया। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या हो जाने चाहिए? फ्यूज। क्या हो जाने चाहिए? फ्यूज। ठीक है, यानी कि क्या हो जाना चाहिए? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वो सब भी कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, वो भी आगे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये क्या हो गया सर? फर्टिलाइजेशन हो गया। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जिस किसी भी मैकेनिज्म से एन केन प्रकारेण, ठीक है, यानी किसी भी तरीके से क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। लेट अस से क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। तो बेटा एक मेल गैमेट एक एग सेल से जाकर फ्यूज हो जाता है और क्या बना लेता है? जाइगोट। सिंगल सेल और डिप्लॉइड। सिंगल सेल और डिप्लॉइड। सिंगल सेल और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये है सर जाइगोट, सिंगल सेल एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। एक बार फिर से कौन सी जनरेशन आ गई सर? स्पोरोफिटिक।
कौन सी जनरेशन आ गई? स्पोरोफिटिक जनरेशन आ गई। ठीक है, तो जाइगोट बन गया। अब सर जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस, और उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ठीक, ओके। इसके साथ ही साथ बेटा ये जो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी प्रेजेंट इनसाइड ए स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं सीड। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा जिसे क्या कहेंगे? सीड। ठीक, और ये सीड आगे जर्मिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। ये सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो 2 in स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। जब सीड को आप सो कर देते हैं, जब बो देते हैं जमीन में, ठीक है, मिट्टी में, तो क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्पोरोफिटिक, गेमेटोफिटिक, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। आगे चैप्टर में मैं आपको लगातार डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जगह जगह पर बताता रहूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि डिप्लॉयड कौन सा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉयड कौन सा स्ट्रक्चर है, गेमेटोफिटिक कौन सा है, स्पोरोफिटिक कौन सा है, तो इस चैप्टर से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बाकी और कुछ नहीं इस चैप्टर में, बाकी सब याद करने का है। ठीक है, सब कुछ याद करने का, और सब कुछ याद होता भी जाएगा साथ ही साथ। तो यहाँ पर बेटा एक स्टार्ट आपको देना है, इसलिए मैंने आपको ये कंप्लीट लाइफ साइकिल बता दी है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब इसी लाइफ साइकिल में जगह जगह पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, कहां से क्या बना, ठीक, कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी जवाबों को हम लगातार देते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और सारे जवाब हम देते जाएंगे। ठीक है भाई, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जवाब ढूंढेंगे, या सबसे पहला जो एक्सप्लोर हम करेंगे जिस चीज़ को, वो देखेंगे कि सर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आखिर वो है कैसा। ठीक है, उसके अंदर सर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, और आगे माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, और फाइनली ये स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर आगे देखते जाएंगे। राइट, ठीक है। हाँ, तो आप लोग जो है जो भी देख रहे हैं इसको नोट कर लें। ठीक है, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी बेटा, तब तक इस चैप्टर में सब चीज़ें खाली खाली लगेंगी। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, याद करने के लिए आप बहुत कुछ याद कर लोगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फर्दर। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। सबसे पहला स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। एनसीईआरटी में आप जब शुरुआत हुई है तो एक चीज़ और लिखी हुई है बेटा कि जब सीड से सीड जर्मिनेट होता है तो प्लांट बनता है। ठीक है, अब प्लांट में सारे स्ट्रक्चर्स सबसे पहले एकदम यंग होते हैं। ठीक है, और उन्हीं से फिर जैसे लीफ बनती है। ठीक है, तो लीफ बनती है लीफ प्राइमोडियम से, लीफ बनती है लीफ प्राइमोडियम से। देखो सीड होता है। ठीक है, सीड में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बताऊंगा आपको मैं एम्ब्रियोजेनेसिस में, इस चैप्टर के लास्ट में, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होता है और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब ये जो शूट और रूट है, सो शूट में लीफ डेवलप होना है। ठीक है, और शूट में ही क्या डेवलप होना है? फ्लावर को भी डेवलप होना है। तो लीफ जो है वो लीफ प्राइमोडियम से डेवलप होती हैं, और जो फ्लावर है बेटा, फ्लावर वो डेवलप होता है फ्लोरल प्राइमोडियम से डेवलप होता है। अब बेटा फ्लोरल प्राइमोडियम में, अब जैसे मान लीजिए प्लांट ने सोचा कि भाई अब फ्लावरिंग होनी है। ठीक है, प्लांट ने सोचा कि फ्लावरिंग होनी है। ठीक है, तो अब इस फ्लोरल प्राइमोडियम में क्या होगा? हाँ, अच्छा ये भी है कि ऐसा नहीं कि प्लांट बना और फिर तुरंत फ्लावर बन गए। ठीक है, तो एक समय के बाद ही, एक जब वेजिटेटिव फेज जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है बेटा, तभी जाकर फ्लावरिंग जो है वो होती है। ठीक है, तो फ्लोरल प्राइमोडियम में क्या होगा? हार्मोनल चेंजेस आएंगे। यहाँ पर क्या होगा? हार्मोनल बदलाव आएंगे, और इनकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे, और इसकी वजह से जो फ्लोरल प्राइमोडियम है बेटा वो बदल जाएगा इनटू ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या फ्लोरल बर्ड्स,
जिसे क्या कहेंगे, इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ढेर सारे फ्लोरल बर्ड्स यानी कि कलियां प्रेजेंट होंगी। फिर ये जो फ्लोरल बर्ड्स हैं बेटा ये ओपन हो जाएंगे यानी ब्लूम कर जाएंगे, और जब ये ब्लूम कर जाएंगे यानी इसको हम एंथेसिस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथेसिस, तो ये क्या बन जाएंगे, फ्लावर्स, दे विल फॉर्म फ्लावर्स। तो फ्लोरल प्राइमोर्डियम में हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से क्या बनता है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है, और फिर इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें बहुत सारे फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, इनकी एंथेसिस होती है तो क्या बन जाते हैं, फ्लावर बन जाते हैं। इस प्रकार से फ्लावरिंग होती है। तो एक स्टेटमेंट जो आप याद रख सकते हैं, दैट हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द फ्लोरल प्राइमोर्डियम आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म फ्लावर्स। ठीक है, या फिर फ्लोरल प्राइमोर्डियम में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तब जाकर क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, तो इसमें भैया सबसे पहले स्टेमेन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो बना हुआ है, ठीक, एनसीईआरटी से लिया गया ये पिक्चर है। तो देख सकते हैं आप लोग बेटा, ये स्टेमिन है, स्टेमिन के दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एंथर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये फिलामेंट लिखा हुआ है। ठीक, ओके। देखो, अगर एक फ्लावर को देखोगे तो ये फ्लावर की डंठल, इसे हम पेडिसल कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल। फिर इस पेडिसल के ऊपर एक सोलन एरिया होता है और इसको कहते हैं बेटा थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल, थैलेमस या रिसेप्टेकल। फिर इसी थैलेमस के ऊपर बेटा चारों होल्स जो अभी हमने आगे पढ़ा, ठीक है, चाहे वो ऐसे कोरोला हो, चाहे वो कैलिक्स हो, और चाहे एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हो, और चाहे स्टेमेन हो। कौन सा कलर ले ले भाई, ब्लू तो दिखेगा नहीं, दिख रहा है, चलो ब्लू बना लेते हैं, ये पिस्टिल हो गया। ठीक, तो ये सभी स्ट्रक्चर्स थैलेमस के ऊपर बॉर्न होते हैं, थैलेमस के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो कहां पर बॉर्न है या कहां पर अटैच है, ऑन द थैलेमस। ठीक, एक चीज बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां मैं शुरू से ही जो फ्लावर बना रहा हूं उन फ्लावर्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा आप कतई मत समझना कि हमेशा यही चीज होती है या यही केस होता है। ठीक है, एक फ्लावर में ओनली मेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं, ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं। एक पेड़ के ऊपर ऐसे फ्लावर्स पाए जा सकते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में हो। ऐसे फ्लावर भी पाए जा सकते हैं जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लावर में हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लावर में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पेड़ों पर मेल सेक्स ऑर्गन वाला फ्लावर और फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला फ्लावर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ समझाने के लिए बस ऐसा बना रहा हूँ जहाँ पर एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेमेन के स्ट्रक्चर को हम लोग जरा देखते हैं। तो अभी बता दिया आपको मैंने कि फ्लावर के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर थैलेमस होता है उस पर ये बॉर्न होते हैं, उस पर पैदा होते हैं, उस पर दिखते हैं। यहाँ पर बेटा ये जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट, और ये है सर इस पर प्रेजेंट एंथर। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग एंड स्लेंडर ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लॉन्ग, लंबा, स्लेंडर यानी पतला, और इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये जो एंड है इसका, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है। ये जो एंड है वो कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है। और ये जो एंड है वो कौन सा एंड है, दिस एंड इज डिस्टल एंड। ये जो एंड है बेटा वो डिस्टल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ये कहां जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है सर थैलेमस पे। दिस इज अटैच्ड टू थैलेमस। सो प्रॉक्सिमल एंड कहां जुड़ा हुआ है, अटैच्ड टू थैलेमस, अटैच्ड टू थैलेमस। ये थैलेमस के ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक कंडीशन होती है, अब अगर आप याद करें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर, तो वहां पर आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी बेटा, एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन ब्रिंजल में जैसे होती है ये। ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है, जो एंथर है या
जो फिलामेंट है बेसिकली दिस इज अटैच्ड टू पेटल्स। इसलिए बेटा जनरली तो एंथर का या फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कहाँ अटैच होता है, थैलेमस पर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पेटल्स पर भी अटैच हो सकता है। सो दिस कैन बी अटैच टू थैलेमस और दिस कैन ऑल्सो बी अटैच टू पेटल्स, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब अगर हम लोग डिस्टल एंड देखें फिलामेंट का, तो इस डिस्टल एंड पर बेटा एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्टेराइल टिश्यू है। वैसे जो आपका फिलामेंट है वो भी स्टेराइल टिश्यू है। स्टेराइल का मतलब है कि उसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा जो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लें, ठीक है, तो स्टेराइल स्ट्रक्चर है। सो ये भी ध्यान रख लेंगे दैट फिलामेंट कहाँ लिख दूं भाई, यही लिख देता हूँ, चलो स्टेराइल है, ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और स्टेराइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिटवीन द लोब्स ऑफ द एंथर, एंथर के जो लोब्स दिख रहे हैं आपको उसके बीच में, एंड बिटवीन द फिलामेंट एंड द एंथर, इसको कहते हैं बेटा कनेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, जो कि जोड़ कर रखता है, नाम ही कनेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंथर को फिलामेंट से जोड़ कर रखेगा, साथ ही साथ एंथर के दोनों लोब्स को भी आपस में जोड़ कर रखता है, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर को, ये जो एंथर है इसको अगर हम लोग कट करें या क्रॉस सेक्शन करें, आगे देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी इसी स्ट्रक्चर को आगे मैं जूम करने वाला हूँ, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर आगे जूम करने वाला हूँ। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ें लिखी हुई हैं ज़रा देख लें। यहाँ पॉलन ग्रेन लिखा हुआ है, यहाँ पॉलन सैक्स लिखा हुआ है, सैक माने थैला होता है, ठीक है, और यहाँ लिखा है लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। तो तीनों चीज़ें समझेंगे, आगे देखते हैं ज़रा। देखिए अब जो एंथर को हमने कट किया, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको हमने क्या किया, कट किया। तो 3D में ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा, 3D में इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, 3D में बना तो नहीं सकता मैं यहाँ पर, ठीक है, बट इमेजिन करें इसको, तो कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में वही स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट है जो कि दोनों लोब्स को आपस में क्या कर रहा है, जोड़े रख रहा है। ये है सर कनेक्टिव, दिस इज द कनेक्टिव, ठीक। अब यहां पर इस एंथर में यू कैन सी दैट देयर इज दिस वन लोब एंड देयर इज दिस अनदर लोब। एक लोब ये इधर है और एक लोब ये इधर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो गया, तो एंथर जो है वो कैसा हो गया सर, ये हो गया, पहली तो चीज हो गई सर कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर हर एक बाइलोब, एक लोब ये, एक लोब ये, यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो सेपरेट स्पेसेस प्रेजेंट हैं, एक खाली जगह ये दिख रही है और एक खाली जगह ये दिख रही है, ठीक है। ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं बेटा ये है थीका, दीज आर थीका, ठीक। द एम्प्टी स्पेसेस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एम्प्टी स्पेसेस एक्चुअली बन क्यों रही हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ऐसे आया है और फिर ऐसे बीच में से ऐसा हो गया। यहाँ पर एक बेसिकली क्या होगी, एक दीवार प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, एक दीवार प्रेजेंट होगी, ठीक। सिमिलरली इधर भी, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, एक सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे है और फिर बीच में आकर एक दीवार प्रेजेंट होगी, ठीक। तो इस दीवार के होने की वजह से दो एम्प्टी स्पेसेस फॉर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है। हर एक लोब के अंदर देयर आर टू थीका, ठीक। देयरफॉर सो ईच लोब हैज टू थीका। तो इसलिए बेटा एंथर बोलेंगे हम क्या, कैसा है, डाइथीकस है। यहां पर एक चीज आपको बताता हूं, फैमिली मालवेसी के अंदर, और इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ फैमिली मालवेसी हमारे कोर्स में भी है, ठीक है। फैमिली मालवेसी के अंदर मोनोथीकस एंथर देखने को मिलता है, मालवेसी मोनोथीकस, एम से मालवेसी, एम से मोनोथीकस, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, फैमिली मालवेसी में मोनोथीकस एंथर हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, हर एक स्पेस में लॉन्गिट्यूडिनली
अब चूंकि हम लोग क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ गोला ही दिख रहा है, ठीक, लेकिन एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसे हैं, लंबे लंबे, एक, फिर ऐसे ही दो, फिर ऐसे ही तीन, फिर ऐसे ही चार, ठीक है। तो हमने ऐसे एक, फिर दो, दो, फिर तीन, फिर चार, इसको कट किया है, सामने से देख रहे हैं तो गोला ही दिख रहा है, ठीक है। बट इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनली हमको 4 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, 4 स्ट्रक्चर्स, एंड दीज 4 स्ट्रक्चर्स, ईच ऑफ देम इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया, या बेटा यही है पॉलन सैक, पॉलन सैक, यानी वो थैला जिसमें पॉलन रहेगा, जिसमें पॉलन बनेगा और रहेगा, ठीक है, पॉलन सैक, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया में, 4, इसलिए बेटा इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, एंथर को बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। सो 3 टर्म्स हियर, एक तो बाइलोब्ड, दूसरा डाइथिकस और तीसरा टेट्रास्पोरेंजिएट। तो रिमेंबर द टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, इट इज डाइथिकस एंड इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेंगे सर, इस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन के थैले हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलन तो सर ठीक है, पॉलन बनेगा, पॉलन अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा, अगर आप देखें यहां से शुरुआत की थी हमने, तो हमने पढ़ा था सर कि माइक्रोस्पोरेंजिया, यही तो पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी जिन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, फिर उनसे माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से मैच्योर पॉलन ग्रेन बनेगा, और ये मैच्योर पॉलन ग्रेन अल्टीमेटली क्या बियर करेगा, मेल गैमेट्स बियर करेगा। तो देखो मेल गैमेट को अल्टीमेटली क्या करना है, फीमेल गैमेट से फ्यूज करना है, ठीक है, मेल गैमेट को अल्टीमेटली क्या करना है, फीमेल गैमेट से फ्यूज करना है। तो यार वो इस थैले में ही तो नहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम पॉलन कह रहे हैं, ये पॉलन क्या हमेशा इसी थैले में प्रेजेंट रहेंगे, नहीं, इनको कहाँ जाना चाहिए, इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास पहुंचना चाहिए। तो सर वो कैसे पहुंचेंगे, जब यहां से निकलेंगे तो वहां पहुंचेंगे। तो जब बेटा ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये एंथर की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। एंथर की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक, इसी को बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। अभी पीछे देखा था हमने, तो सर यहां पर लिखा हुआ है लाइन ऑफ डेहिसेंस, क्या लिखा है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, क्या लिखा है भाई, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी कि सर ये वो लाइन है, ये वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जहां से ये एंथर रप्चर होगा, जहां से ये एंथर क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और यहां से एंथर रप्चर हो जाएगा तो यहां से पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है, वो पानी में भी जा सकते हैं, ठीक, या कोई लेकर भी जा सकता है, बट ये क्या है, रप्चर जो है वो जरूरी है, जब तक ये रप्चर नहीं होगा तब तक ये पॉलन ग्रेन्स यहां से फ्री नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब ये है, ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो ये है बेटा आपका एंथर का स्ट्रक्चर, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये फोटो हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, ठीक है, और इस फोटो में हमें एंथर की जो दीवार है, जो मोटी सी दीवार है एंथर की, और फिर उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर बेटा एंथर की जो वॉल है, ठीक, इस स्ट्रक्चर को जरा आप देखें। सबसे पहले तो एंथर के अंदर 2 चीजें बेसिकली प्रेजेंट हैं, एक तो एंथर की वॉल है, यंग एंथर की बात कर रहा हूं मैं, यंग एंथर की, तो एक तो सर एंथर की वॉल है, और दूसरा एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हें कहा जाता है बेटा, सेल्स का ग्रुप है तो टिश्यू है ये, तो स्पोरोजेनस टिश्यू, दे आर कॉल्ड एज
स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, जिसे क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच में गोल गोल सा दिख रहा है, ये बीच में गोल सा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू, दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये दोनों ही एंथर की दीवार और स्पोरोजिनस टिश्यू दोनों ही एक एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें आर्कीस्पोरियल सेल्स कहा जाता है, उनसे ही ये ओरिजिनेट होती हैं। ठीक, उनमें डिवीजन होता है, तब एंथर की वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू जनरेट होता है। अब देखो स्पोरोजिनस टिश्यू में आगे क्या चीजें हैं वो आगे देखते हैं, फिलहाल पहले एंथर की वॉल देख लेते हैं जरा। एंथर की दीवार सबसे पहली चीज जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। देखिए एंथर की जो दीवार है बेटा, बाहर से अंदर की तरफ उसमें जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे बाहर जो प्रेजेंट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद अगली जो लेयर है इसे कहते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। फिर इसके बाद अगली जो लेयर है वो एक लेयर नहीं है बल्कि एक से लेकर 3 लेयर्स तक प्रेजेंट हो सकती हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स। सबसे अंदर लेयर यानी कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर है वो क्या होगी, टपेटम, दैट विल बी टपेटम। तो ई स्क्वायर एम्प्टी, ठीक है, ई स्क्वायर एम्प्टी, ई स्क्वायर एम्प्टी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टपेटम। याद रखना भाई, पहली चीज बता रहा हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंथर की जो दीवार है बाहर से अंदर की तरफ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टपेटम। ठीक है भाई, ओके। सो द वॉल ऑफ द एंथर और द वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टपेटम। अब यहां पर जो बाहर की तीनों लेयर्स हैं बेटा, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ठीक है, इनका मेन काम है, पहला तो प्रोटेक्शन है, पहला है प्रोटेक्शन। ठीक, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्रेजेंट स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, और वो उसी स्पोरोजिनस टिश्यू से आगे चल के पॉलन भी बनेगा। ठीक, तो प्रोटेक्शन उसका करना है। और इसके अलावा बेटा डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर। सो प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये दोनों ही जो है वो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स के कंबाइंड काम है। ठीक है, हालांकि कुछ ज्यादा कुछ कम इन दोनों में से भी काम करता है। जैसे एंडोथीशियम की जो लेयर होती है वो डेहिसेंस ऑफ एंथर में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप इसी तरीके से इसको याद रखें, दैट प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, ये तीनों ही जो लेयर्स का काम होता है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है टपेटम की लेयर, बहुत ही विचित्र लेयर है ये। ठीक है, क्या विचित्र है इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा अलग से देखते हैं। ठीक, सी द लेयर ऑफ टपेटम, जहां आपको नोट करना है आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टपेटम की जो लेयर है बेटा, इसके बारे में देखिए क्या खास बातें हैं। पहली चीज फंक्शन क्या है इसका, तो इसका फंक्शन है बेटा प्रोवाइड नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन्स। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक, सबसे पहला फंक्शन टपेटम का होता है। दूसरी बात जो आप ध्यान रखेंगे, टपेटम की जो सेल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं। देयर इज अनदर वर्ड फॉर मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, दैट इज सिंसिटियम। सो टपेटम सेल्स आर सिंसिटियम, राइट। साथ ही साथ बेटा यहां पर आपको, जैसे स्टार्ट से मैं आपको N2N बताता आ रहा हूं, एंथर की वॉल 2N होगी, स्पोरोजिनस टिश्यू जिसमें जो भी सेल्स हैं सब सारी की सारी सेल्स जो हैं वो 2N होंगी। एंथर की वॉल में एपिडर्मिस कैसी है, 2N लेयर है, मैंने डिप्लॉयड है, यानी इसकी प्रत्येक सेल में आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंडोथीशियम 2N है, मिडिल लेयर भी 2N है, लेकिन टपेटम की जो लेयर है वो पॉलीप्लॉइड होती है। ठीक है, पॉलीप्लॉइड होती है, मतलब कि 2N से भी ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं, 3 सेट्स, 4 सेट्स, 5 सेट्स, दिस इज पॉलीप्लॉइडी, राइट। तो
ये जो सेल्स हैं, टपेटम की जो सेल्स हैं, सेल्स आर पॉलीप्लॉइड। सेल्स हैं बेटा वो क्या है, पॉलीप्लॉइड है, राइट। टपेटम की सेल्स सिक्रीटरी नेचर की भी होती हैं, कुछ चीज़ें सिक्रीट भी करती हैं, ठीक, जो कि प्लांट्स को आगे पॉलिनेशन में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स को उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं बेसिकली उनको बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आज ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है वैसे, लेकिन ध्यान रखिएगा दैट टपेटम इज, मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, दैट सिक्रीट्स substances required for pollen grain formation या pollen wall formation, pollen wall formation, pollination, ठीक है, etc. वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, टपेटम, राइट। ठीक है भाई, तो वॉल को याद कर लिया सर हम लोगों ने, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और फिर टपेटम, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है सर? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू सर, टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स कैसी हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक साथ पास पास, और होमोजिनस सेल्स हैं, सभी सेल्स जो हैं वो इक्वल इन साइज, ठीक है, इस प्रकार की सेल्स हैं, होमोजिनस सेल्स हैं, राइट। यहाँ पर इस फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं सारी लेयर्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। एपिडर्मिस भी, एंडोथीशियम यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद मिडिल लेयर्स एंड देन माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बताते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल तक पहुँचते हैं, उससे पहले देखिए टपेटम, राइट। ओके, मूविंग ऑन नाउ, स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या मसला है भाई, आगे देखते हैं उसको। देखिए नाउ स्पोरोजिनस टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये खुद क्या है, 2n स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। इसमें बेटा क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इनको पॉलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? pollen mother cells, right? Now the pollen mother cells or the microspore mother cells, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक की तरफ एक तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। कैसे माइक्रोस्पोर बनेगा देख सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बेटा, इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी, इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी, राइट। मियोसिस को और क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, इसलिए रिडक्शन डिवीजन। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी? मियोसिस हो जाएगी, ठीक है। और जब मियोसिस होगी तो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल विल फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। जब शुरू में 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ना, तो चारों माइक्रोस्पोर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। स्टार्ट में सारे माइक्रोस्पोर्स आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, और तो इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो एक टेट्राड के फॉर्म में होता है। सो आई एम राइटिंग हियर माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। फर्दर आगे चलकर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, जो 4 पॉलन ग्रेन्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स इस प्रकार से और आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ये स्ट्रक्चर जो है क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े होते हैं बिकॉज ऑफ ए मटेरियल जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इसे कैलोज कहा जाता है बेटा। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? कैलोज प्रेजेंट है। इस कैलोज की वजह से ये माइक्रोस्पोर्स आपस में क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। आगे चल के कैलोज डिसॉल्व हो जाता है और ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो है वो 4 फ्री माइक्रोस्पोर्स जो है वो बनते हैं, ठीक। बस इतनी सी बात है।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और कुछ नहीं है, स्पोरोजेनस टिश्यू जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, और वो सेल्स क्या हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या पॉलन मदर सेल्स हैं। क्यों ये पॉलन मदर सेल्स हैं? क्योंकि पॉलन की मदर है ये, ठीक, इन्हीं में डिवीजन होकर क्या बनेगा, पॉलन। तो यहाँ पर क्या होता है सर, मियोसिस होती है। इस मियोसिस से क्या बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आगे चल के माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसकी वजह से जुड़ा होता है वो मटेरियल डिसॉल्व हो जाता है और 4 फ्री माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से, पीएमसी लिख देता हूं क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल्स के बाद पढ़ेंगे उसको भी एमएमसी लिख देते हैं, इसलिए पीएमसी लिख लेते हैं हम लोग। पॉलन मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये सेल्स बेटा जो माइक्रोस्पोर हैं ये हैप्लॉइड हैं, यस दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, राइट, जो माइक्रोस्पोर बने हैं, ठीक है, ये फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट है। दिस इज अ सिंगल सेल, दिस इज 1 माइक्रोस्पोर, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अभी फर्दर आगे इसमें डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है, आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा तो इससे फिर हम मैच्योर पॉलन ग्रेन कहेंगे, राइट। सो फिलहाल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिर्फ इतना ही है। इज दिस क्लियर? ठीक, तो वापस एक बार अगर रिवाइज करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने पढ़ा कि सर फ्लोरल प्राइमोडियम इसमें क्या आते हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसकी वजह से इन्फ्लोरेसेंस बनता है। इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल बड्स होते हैं और वो फ्लोरल बड्स एंथेसिस करके क्या बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर जो है उसमें पेडिसेल यानी उसकी डंठल होती है, उसके ऊपर उसका सॉलिन पार्ट जिसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के ऊपर 4 हर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। पहला हल कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरा हल कोरोला जिसकी यूनिट होती है पेटल, ठीक, जो कि कलरफुल होता है, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक। तीसरी यूनिट एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमेन यानी मेल सेक्स ऑर्गन है बेसिकली वो, ठीक है। और चौथी यूनिट है गाइनोशियम की जो यूनिट्स हैं वो है पिस्टिल या कार्पल, ठीक है। तो 4 हल्स होते हैं एक फ्लावर में, 2 जो हैं पहले दोनों कैलिक्स और कोरोला ये एसेसरी हल्स हैं, और इसके बाद गैनोशियम और एंड्रोशियम ये क्या हैं, रिप्रोडक्टिव हल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टेमेन के बारे में, ठीक है। स्टेमेन में हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेमेन के 2 हिस्से हैं, एक तो फिलामेंट है लंबा और पतला, ठीक है, और फिर ऊपर इसके प्रेजेंट है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है। एंथर के लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है और एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है एक स्टेराइल टिश्यू जो कि कहलाता है कनेक्टिव, ठीक है। फिर एंथर को हमने कट किया, एंथर को जब कट किया तो उसमें हमें 2 लोब दिखे, हर लोब में 2 थीका दिखे और हर थीका में एक पॉलन सैक दिखाई देता है हमें, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देता है। इस प्रकार से एक एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि ये जो एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं उन माइक्रोस्पोरेंजिया में एक दीवार है किनारे किनारे और बीच में एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट हैं जिसे स्पोरोजेनस टिश्यू कहा जाता है। जो वॉल है, जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, इसके अंदर एंडोथीशियम, इसके अंदर मिडिल लेयर्स, एक से ज़्यादा हैं मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर टपेटम, ठीक है। आउटर 3 लेयर्स के फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर, और सबसे अंदर की लेयर जो टपेटम है उसका फंक्शन है नरिशमेंट देना पॉलन ग्रेन को। टपेटम की सेल्स के बारे में ध्यान रखना है कि वो मल्टी न्यूक्लिएट हैं, सिंसिटियल हैं यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और साथ ही साथ सेल्स क्या हैं, पॉलीप्लॉइड हैं यानी कि 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट्स पाए जाएंगे, राइट। तो ये बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसके बाद वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ पॉलन मदर सेल्स, ठीक है। बहुत सारी पॉलन मदर सेल्स से स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे जो है देखते हैं कि जो मेल गेमेटोफाइट बन गई, एक सिंगल सेल बन गई, ये कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और फिर इसका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन के बारे में देख लेते हैं बेटा। तो पॉलन ग्रेन, देखो भाई, सबसे पहली चीज तो पॉलन ग्रेन जो है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट की। स्फेरिकल है,
जनरली स्फेरिकल शेप होता है। डायमीटर की बात करूं तो 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में बेटा कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक, बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स वैसे भी आपकी पहले से डामाडोल होती है। ठीक, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी भाई, नहीं तो गलती हो जाएगी। चलिए, तो डायमीटर जो है 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर है। अब पॉलन ग्रेन की जो वॉल है इसमें 2 लेयर्स हैं, आउटर और इनर। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन। जो आउटर लेयर एक्साइन की है, दिस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये बना होता है बेटा स्पोरोपोलेनिन का। तो दिस लेयर, दिस मटेरियल, दिस इज अ वेरी हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है ये। ठीक है, ये हाईली रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट। और बेटा इसको ना कोई एसिड ना कोई एल्कली मतलब बेस और ना ही कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है। एसिड एल्कली एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलन। इसलिए आज से 10,000 साल पहले भी अगर कोई पौधा गिरा होगा और ज़मीन में दब गया होगा, उसका पॉलन उसके साथ ज़मीन में दब गया होगा, जब खुदाई की जाएगी तो बेटा वो पॉलन एज सच मिल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सर स्पोरोपोलन की वजह से पॉलेंस कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। फॉसिल्स के रूप में पॉलन को प्रिजर्व किया जा सकता है बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किसकी वजह से? स्पोरोपोलेनिन की वजह से, राइट। तो स्पोरोपोलेनिन की वजह से पॉलेंस को प्रिजर्व किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। ठीक है, एक चीज और, पॉलन के जो फॉसिल्स होते हैं बेटा उनको पैलिनोफॉसिल्स कहते हैं, राइट। दे आर कॉल्ड एज पैलिनोफॉसिल्स। लिख दे रहा हूं मैं, पैलिनोफॉसिल्स, पैलिनोफॉसिल्स जनरल नॉलेज है। ठीक है, अब इंटाइन की बात अगर मैं करूं तो इंटाइन इट इज अ थिन लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो सेल्यूलोज बेटा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, ठीक है, देखो तो इंटाइन से दिस इज द इंटाइन लेयर, और जो एक्साइन की परत होगी वो थोड़ा सा फैशनेबल होती है। ठीक है, फैशन का शौक है इसको, फैशन का शौक है, फैशन 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 फैशनेबल। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है कठिन क्लिष्ट अंग्रेजी भाषा में कि द एक्साइन लेयर एग्जिबिट्स एरे ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, बहुत सारे तरीके का पैटर्न शो करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेटा एरे ऑफ पैटर्न का मतलब है ये बहुत सारे डिजाइन में हो सकता है। जैसे एक डिजाइन यहां बनाया मैंने, इसके अलावा बहुत सारे डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो स्पोरोपोलिन की परत जो है वो बहुत सारे पैटर्न शो करती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो एक सेल है, इसके अंदर यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म है भाई, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है दिस इज रिच इन स्टार्च, दिस इज रिच इन ऑयल्स। ठीक है, स्टार्च और ऑयल्स जनरली इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर स्टार्च ज्यादा पाया जाएगा, ऑयल्स वगैरह पाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो पॉलन ग्रेन जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी मैंने जो पॉलन ग्रेन आपको बताया है, दिस इज अ सिंगल सेल जिसके अंदर एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस कहाँ है बेटा? एकदम बीच में, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है और बहुत ही बढ़िया सा साइटोप्लाज्म है इसका। ठीक है, काफी सारा मात्रा में इसके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन में इन बातों का आपको ध्यान रखना है भाई। स्पोरोपोलिन इनर लेयर जो है वो इंटाइन है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, थिन होती है। एक चीज और बताऊं,
कभी कभी कहीं कहीं पर जो स्पोरोपोलिन की परत होती है वो क्या होती है, नहीं होती। स्पोरोपोलिन कहीं कहीं पर एब्सेंट होगा, जैसे अरे ज़्यादा एब्सेंट हो गया, इतना एब्सेंट भी नहीं होना था, थोड़ा एब्सेंट हो जाओ, चलो अच्छा बाद में कर लेंगे। हाँ, तो ये यहाँ पर पूरा, ये यहाँ पर पूरा, हाँ भाई ये यहाँ, तो स्पोरोपोलिन की परत यहाँ पर एब्सेंट है। जहां जहां स्पोरोपोलिन की परत एब्सेंट होगी उन जगहों को बोलेंगे बेटा जर्मपोर। क्या बोलेंगे, जर्मपोर। यही जर्मपोर है बेटा जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी। जब ये पॉलन ग्रेन उड़ेगा हवा में या पानी के थ्रू तैर कर जाएगा और जाकर कहाँ गिरेगा, स्टिग्मा पर। ठीक है, आगे स्टिग्मा आएगा। ठीक, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो स्टिग्मा होता है। उस पर जब गिरेगा तो जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होगा तो पॉलन ट्यूब निकलेगी। तो पॉलन ट्यूब निकलेगी कहाँ से, इसी जर्मपोर के थ्रू। ठीक है, राइट। तो सर पॉलन ग्रेन में हमें इतनी बातें याद रखनी है कि जनरली स्फेरिकल होता है, डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। इसकी जो वॉल है, आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है या रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, फैटी नेचर का होता है वैसे ये। ठीक है, और ये एसिड, एल्कली और एंजाइम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसकी वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से हम पॉलन को फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये भी बताया मैंने आपको कि ये एग्जिबिट करता है, लिख भी देते हैं, एग्जिबिट्स वेरियस पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स एग्जिबिट करता है, खूब सारे पैटर्न्स एग्जिबिट करता है। सो एग्जिबिट्स वेरियस पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स एग्जिबिट करता है। ठीक है, देन इनर लेयर इंटाइन, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, और वो थिन लेयर होती है। जहां जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उस जगह को हम जर्मपोर कहते हैं। राइट, तो पॉलन ग्रेन के बारे में इतनी बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट देखेंगे। ठीक, यानी पॉलन ग्रेन का आगे डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो मैच्योर पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, एंड देन हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि पिस्टिल के बारे में या कार्पल के बारे में। ऑलराइट, चलिए, ओके, थैंक यू।